नमस्कार बच्चों, आज मैं वितान भाग 2 से एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी के पन्नों पर चर्चा करूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय से अवगत कराती हूँ। एन फ्रैंक का जन्म सन 1929 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी में हुआ था। वह एक डायरी लेखिका और साधारण लेख निबंध के लिए प्रसिद्ध थी। इनका जन्म तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, लेकिन उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड, एम्स्टर्डम और उसके आसपास बिताया। सन 1945 ईस्वी में यानी 15 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा लिखित द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित डायरी का अंश है। यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए जुल्मों का प्रमाणिक दस्तावेज है। द्वितीय महायुद्ध में यहूदियों को सबसे अधिक प्रभावित होना पड़ा था। यहूदियों को अनेक अत्याचार सहन करने पड़े। लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में यातनाएं भोगते हुए मौत का शिकार होना पड़ा। लगभग 5 वर्षों तक मौत का यह खेल चलता रहा। युद्धों में इतिहास बनाने, बिगाड़ने और बदलने की क्षमता होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐसा ही युद्ध था जिसने समूची यहूदी जाति की संस्कृति एवं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस युद्ध को दंश कई पीढ़ियों तक झेलना पड़ा। सन 1933 ईस्वी में मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टियों की जीत के तुरंत बाद वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहां दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ तक तो सब कुछ ठीक रहा। मई 1940 ईस्वी में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का अधिकार होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों पर अत्याचारों का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मनाने के लिए बाध्य किया जाने लगा। एन फ्रैंक भी एक यहूदी बालिका थी। उसका परिवार भी हॉलैंड में रहता था। जब हॉलैंड में यहूदियों का उत्पीड़न होने लगा तो फ्रैंक परिवार जुलाई 1942 में अज्ञातवास में चला गया। अज्ञातवास पर जाने की योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन अज्ञातवास पर जाने का तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गरेट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूइश इमिग्रेशन द्वारा बुलाया जाना था। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में छुपने का निर्णय लिया। वे अपने बदन पर कपड़ों को कई तह जमाए घर से निकल पड़े। यहूदियों को किसी सवारी पर चढ़ना मना था, अतः वे पैदल ही उस अज्ञात स्थल की ओर चल पड़े। उनका यह अज्ञात स्थान था ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन
में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ियां अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की पूरी सहायता मिली। उनकी सहायता से वे 2 साल तक अज्ञातवास काटने में सफल रहे। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना के आधार पर हिटलर की खुफिया पुलिस गैंगस्टापो ने उनके इस गोपनीय निवास स्थान पर छापा मारा। सभी लोगों को नाजियों ने पकड़कर यहूदियों के लिए बने यातनागिरी में भेज दिया। दूसरे महायुद्ध में जर्मनी की हार के बाद जब यातनागिरी से यहूदियों को आजाद कराया गया, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ यहूदियों की आहुति ली गई, जिनमें स्वयं एन, उसकी मां और बहन सम्मिलित थी। एन फ्रैंक ने इन्हीं 2 वर्षों के अज्ञातवास में अपनी बहुचर्चित डायरी लिखी थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 ईस्वी में उसे सफेद और लाल कपड़े को जिल्द वाली नोटबुक उपहार में दी गई। तभी उसने निर्णय लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। इस डायरी को उसने उपहार में मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखना आरंभ किया। गोपनीय जीवन का तब प्रारंभ नहीं हुआ था, परंतु 1 महीने के अंदर ही वह नौबत आ गई। एन अपने परिवार के साथ अज्ञातवास में चली गई, लेकिन उसका डायरी लिखना जारी रहा। उसने 1 अगस्त 1944 ईस्वी को डायरी का अंतिम भाग लिखा। उसने 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों के साथ नाजी पुलिस द्वारा पकड़ी गई और यातनागिरी में भेज दी गई। संयोग से यह डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी। सन 1945 ईस्वी में एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई। यातनागिरी से आजाद होने के बाद ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उसके लेखन में प्रभावित होकर उन्होंने इस डायरी को प्रकाशित करवाया। बच्चों, डायरी के पन्नों के शेष भाग मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।